पता है कितनी देर का टॉपिक है इसमें। हम लोग अभी फिज़िकल ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और ज्योग्राफी में मेनली विद्यार्थियों का जब टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो ज्योग्राफी के नाम से जब वो टॉपिक के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, उसमें फिज़िकल ज्योग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। इनफैक्ट अराउंड 80% पार्ट ऑफ ज्योग्राफी कंट्रीब्यूट्स विथ फिज़िकल ज्योग्राफी। ये फिज़िकल ज्योग्राफी क्या होता है? फिज़िकल ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी के ऊपर से देखना, जिसमें कि आपका यूनिवर्स आ जाता है, वर्ल्ड का मैप आ जाता है, वर्ल्ड में कंट्रीज़ आ जाती हैं, कंट्रीज़ के साथ माउंटेन आ जाते हैं, रॉक्स आ जाते हैं, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फिज़िकल ज्योग्राफी के टॉपिक में हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने कल पढ़ा था रिवर लैंडफॉर्म। रिवर लैंडफॉर्म में रिवर के ऊपर बनने वाले लैंडफॉर्म्स थे और उसके बाद रिवर के नीचे बनने वाले लैंडफॉर्म्स थे। सही बोल रहा हूँ ना? तो एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, आप बता दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ हो चुका है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा इसमें कि रिवर लैंडफॉर्म में अगर यंग एज में कोई स्ट्रक्चर बनता है तो किसी एक का नाम बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बताया। वी शेप स्ट्रक्चर आपका वी शेप बनता है इसमें। अच्छा, मैच्योर में अगर बनता है तो ऑक्सबो लेक बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, एक बताइए कि ओल्ड एज में क्या बनेगा? डेल्टा एस्चुरी बनेगा। सही बात है ना? और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर? सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, है ना? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जो है ये दोनों ही डेल्टा बने। अच्छा, कौन सी नदी पर बना हुआ है ये? सर गंगा। सर ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में मिला हुआ है इसमें। और बाद में हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नामकरण को भी पढ़ेंगे, है ना? पद्मा जमुना नाम से बाद में पढ़ेंगे, है ना? अभी हम इसके रिवर्स के बारे में नहीं जा रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक होने के बाद एक और टॉपिक है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है आपका इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड स्टेट्स। तो वर्ल्ड के ज्योग्राफी में ये टॉपिक पूछा कैसे जाता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि दो देशों के बीच में जब हम बाउंड्रीज़ का डिवीज़न करते हैं, भारत को पहले ले लेते हैं, तो भारत का अगर डिवीज़न हम देखें, भारत के साथ बहुत सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को देखें तो ये ज़मीन से विभाजित है ना? लैंड के साथ डिवीज़न है। तो लैंड के साथ जो डिवीज़न होता है हम इसको कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना? इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे कि रेड क्लिफ किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ। तो ज़मीन के साथ जो बंटवारा होता है हम उसको कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। क्लियर? लेकिन कुछ बंटवारे जो होते हैं हमारे पास वो पानी के साथ भी होते हैं, जैसे कि भारत और श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका आपस में तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बटे हैं कि नहीं? तो बटे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जो सेपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं इसमें? पाक स्टेट या मलक्का स्टेट के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री की जगह कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया? स्ट्रेट वर्ड यूज़ किया। बाउंड्री यूज़ कहाँ पर किया था? इंडिया का भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, है ना? बाउंड्री लाइन हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन पानी में बंटवारा होगा, अगर दो देश पानी से बंटवारा हो रहे हैं तो स्टेट के नाम से जानेंगे। जैसे भारत और श्रीलंका का बंटवारा पाक स्टेट के नाम से होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया कि नहीं? ये पूछा गया, आराम से उस। अब हम एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जो कि कम देखने को मिलता है आपको। अब हम बात करेंगे इसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा जगह है जो कि पानी के साथ भी है और ज़मीन के साथ भी है। और ये आपको किताबों में जनरली मिलेगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, कुछ दूसरे एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। अब पानी भी है इसमें और ज़मीन भी है, और ऐसे समय में पाकिस्तान चाहता है कि भाई ज़मीन का बंटवारा अपने पाक स्टेट जो किया है ना, वो बंटवारा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पानी वाला भी तो है। और यहाँ पर कच्छ के रन में जो बंटवारा किया गया है इसमें, उसको वो पानी का बंटवारा कहता है। और कहता है कि यहाँ पर जो डिग्री है उसमें हमें 24 पैरेलल का लाइन खींच के दीजिए, बंटवारा करिए। दो भाई बंटवारे की बात कर रहे हैं, ऐसे भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत बड़ा भाई हो गया, छोटा भाई हो, ऐसे कह सकते हैं जैसे। तो बंटवारे के रूप में अगर ज़मीन है तो हम इसको बाउंड्री कहेंगे, पानी है तो स्ट्रेट कहेंगे। लेकिन अगर पानी और ज़मीन दोनों है तो क्या करेंगे? पैरेलल कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल कहेंगे। तो ज़मीन और पानी से बटने वाले जो देश हैं ना वर्ल्ड में, ये दोनों ही वर्ल्ड के साथ यूज़ होने वाले बड़े बड़े ही देश होते हैं इसमें। तो इसलिए जो है मैंने कुछ वर्ल्ड का मैप ले लिया आपको। तो बड़े देशों में हम सबसे बड़े देश में एक देश ले लेते हैं जिसका नाम है आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका को अगर हम देखें इसमें, तो नॉर्थ अमेरिका कनाडा के साथ, क्या आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं? आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ पहले पहुँच जाए, फिर बात करेंगे। क्या ये लाइन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में, इस जगह पर क्या दिख रहा है आपको? बताइए, पानी दिख रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे देश हैं जो कि ज़मीन के साथ भी बट रहे हैं और पानी के साथ भी बट रहे हैं।
और ये यहाँ पर अगर बंटवारा पानी के बीच में ना हो तो फिर इस ज़मीन की सीमा जो है उधर तक चली जाएगी, ये अंदर की तरफ आ जाएगी। तो जहाँ पर ज़मीन और पानी दोनों का बंटवारा होता है वैसे देशों को हम कहते हैं पैरेलल के साथ डिवीज़न। तो उनको हम पैरेलल के साथ डिवीज़न मानते हैं। और ये पैरेलल समझने के लिए हमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती। आप कहें कैसे नहीं रहती इसमें? क्योंकि हमें पता है इसमें कि धरती के डायग्राम को यानी अर्थ के डायग्राम को अगर हम आराम से अगर मैप के थ्रू बनाना चाहें तो लेटी हुई लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड और खड़ी लाइन को कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये लेटी हुई लाइन कितनी हो सकती है? 90 तक हो सकती है। तो इस तरीके से अगर कोई देश मान लेते हैं कि ये 49 डिग्री पर है, बट रहा है, तो हम इसको कहते हैं 49 पैरेलल। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अब अगर आपके बीच में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा है कि मेरे को आप बताइए, देखते हैं पैरेलल करके है कि नहीं। अब आप देखिए इसमें 49 पैरेलल, देखिए 49 पैरेलल क्या लिखा हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि 49 पैरेलल का क्या मतलब हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? 49 पैरेलल का मतलब हुआ कि ये धरती पर जो लेटी हुई लाइन है वो 49 डिग्री वाली लाइन है और इसी लाइन ने किसको बांटा है? क्लियर है बात? तो अब हम देखेंगे इसमें कि इसी तरह से पैरेलल वर्ड यूज़ हो रहा है, इसमें लाइन यूज़ हो रहा है, इसमें बाकी सब लाइन है आपके पास और कुछ जगहों पर स्ट्रेट यूज़ होगा। स्ट्रेट वाला भी निकाल लेते हैं, है ना। मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है इसके लिए, थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर है आपका, तो स्ट्रेट वाला सेक्शन मैंने लगता है इसको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। और हॉर्मुज तो अभी चल रहा है ना अभी आप। तो देखिए मैंने हॉर्मुज ले लिया आपका, हडसन स्ट्रेट ले लिया, जिब्राल्टर स्ट्रेट ले लिया, फ्लोरिडा स्ट्रेट ले लिया। अच्छा, 3 वर्ड क्या क्या आ गया हमारे पास? इंटरनेशनल लाइन या बाउंड्री, दूसरा पैरेलल, तीसरा क्लियर हम लोग। अब हम इसके बारे में जब समझ चुके हैं तो जाहिर सी बात है इसके क्वेश्चन सब कैसे आने के चांसेस है। मेरा अपना इंट्यूशन क्या कहता है ना, कहने का मतलब है कि इतने सारे चीज़ों में हम लिखें तो क्या क्या लिखें। अब देखें कि मेरे हिसाब से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जिसको मैंने अंडरलाइन किया था क्वेश्चन वही आ गया था। कभी कभी इंट्यूशन हो जाता है लेकिन हम लिखेंगे पूरा चीज़। तो जैसे मलक्का स्टेट है तो मैंने कहा इसमें कि मलक्का स्टेट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले जो है इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है, इसके साथ कुछ और अगर फैक्टर जुड़ता है इसमें, अंडमान एंड साउथ चाइना सी के साथ भी जुड़ रहा है इसमें। तो आजकल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो होता है ना, टफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक क्वेश्चन के साथ 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और कहा जाता है कौन सा स्टेटमेंट गलत है या 1 2 3 में से कौन सा सही है। तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए हमें कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। उसी तरह से पाक स्टेट हो गया जो अभी हमने कहा था आपको, सुंडा गर्त हो गया आपका। सुंडा स्टेट आपको पता होना चाहिए कि सुंडा की खाड़ी जो है, सुंडा स्टेट सुना है किसी ने? नहीं सुना है तो मैं इसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ से बताता हूँ, आपको शायद अच्छा लगेगा। आप मुझे बताइए धरती पर सबसे गहरी खाई कौन सी है? मरियाना ट्रेंच सुना है ना। देखिए मरियाना ट्रेंच बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन वो पैसिफिक ओशन में कहाँ पर है? और पैसिफिक ओशन का इंडिया से कोई लेना देना नहीं, सही बात है ना। अच्छा, इंडिया किससे लेना देना है? इंडियन ओशन से लेना देना है, इंडिया से ही इंडियन ओशन बना है। तो अब ये क्वेश्चन आपको सुंडा गर्त कैसे याद होगा कि इंडियन ओशन का सबसे गहरा खाई, अब याद होने का चांस बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही करके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको आएंगे इसमें। तो हमने ये तीनों सेक्शंस लिख लिए हैं, समझ लिए इसमें। और तीनों सेक्शन समझने के बाद अब हम अपने प्रीवियस लैंड फॉर्म वाले क्लास में लिख रहे थे ना, वहाँ तक थोड़ा चले जाते हैं। कहाँ तक लिखे थे एक बार बता दीजिए। यंग स्टेज पूरा हो चुका था, तो हम मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं जल्दी से। लिखेंगे इसमें मियांडर्स, नदियों की जो कल नहीं थे उनके लिए थोड़ा एक लाइन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। लिखेंगे हेडिंग बना लेंगे रिवर लैंड फॉर्म्स, जो भी कल बच्चे क्लास में नहीं थे उनको पहले लिख लेना चाहिए। रिवर लैंड फॉर्म्स हेडिंग तो सभी को बना लेना चाहिए अभी जो चल रहा है इसमें। और एक स्टेटमेंट लिखिए इसमें, देयर आर मेनली 2 different types of landforms. There are mainly 2 different types of landforms. There are mainly 2 different types of landforms.
मेड बाय रिवर्स। ए लिखेंगे लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस और बी लिखेंगे लैंड फॉर्म्स बिलो द सरफेस। लैंड फॉर्म्स बिलो द सरफेस, एक है हमारा सरफेस के ऊपर और एक है सरफेस के नीचे। लिख लिया आपने। अब हम सरफेस वाला सेक्शन को थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऑन सरफेस लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे और फिर लिखेंगे ऑन सरफेस river landforms are separated in 3 parts. On surface, river landforms are separated in 3 parts. सरफेस के ऊपर जो है रिवर लैंडफॉर्म 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे यंग स्टेज लैंडफॉर्म, दूसरा लिखेंगे मैच्योर स्टेज लैंडफॉर्म और लास्ट लिखेंगे ओल्ड स्टेज लैंडफॉर्म। तो हमने यंग स्टेज वाला कर लिया है ना, कल हमने पढ़ा था। अच्छा बताएंगे क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले वी वैली, यू वैली, गॉर्ज, कैनियंस, रेपिड्स और रिवर कैप्चर। कितना टॉपिक था ना आपका, इतना सारा टॉपिक कर लिया हमने। अब ये सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम के फेवरेट क्वेश्चंस। अब हम आ जाएंगे इसके मैच्योर वाले स्टेज में। जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाती है इसमें, तो मैच्योरिटी की तरफ ये 2 स्टेजेस को बनाती है। तो लिखेंगे मैच्योर स्टेज लैंडफॉर्म्स और मैच्योर स्टेज में आने के बाद हम लोग अब लिखेंगे इसमें मियांडर्स। मियांडर्स को हम कहते हैं सर्पीली घाटी। सर्पीली घाटी हिंदी में कहते हैं इसको। अब होता क्या है ना, ज़रा ध्यान से समझेंगे पहले, है ना। ऐसे करके रटेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए रिवर अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होती है कि वो किस तरह से वो अपने डाइवर्जन को लेती है। रिवर अपने साथ जब बह रही होती है ना, तो वो बहुत सारा अपने साथ सिल्ट या रेसिड्यूल्स, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, लेके चल रही होती है अपने बहाव के साथ। रिवर जब यंग स्टेज में रहती है तो बहुत सारा सेडिमेंट्स होता है, मिट्टी होता है, गाद होती है, जिसको हम सिल्ट के नाम क्या कहते हैं, उसको अपने साथ लेके चल रही होती है। क्योंकि स्पीड ज़्यादा होता है तो बहुत कुछ ले लेती है, लेकिन जैसे वो पहाड़ से नीचे उतर जाती है तो वो पहाड़ से नीचे उतरने के बाद उसको टुवर्ड्स ग्रेविटी का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। और सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो उसके साथ चलने वाला जो सिल्ट है, अब ये सिल्ट ही उसके रास्ते का स्पीड ब्रेकर बन जाता है ना, अवरोधक बन जाता है। तो अवरोधक बन जाने से क्या होता है, आगे ये डिपॉजिट हो जाएगा। अपने साथ सिल्ट जा रहा है तो डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि सिल्ट जो है पानी के डेंसिटी से तो भारी है, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब जो है पानी कहेगा अच्छा तुमने हमारा रास्ता रोक लिया तो चलो हम दूसरी जगह से निकल जाएंगे। तो एक्चुअली में यही कारण होता है जिसके कारण ये रिवर जो है अपने मेन स्ट्रीम से हटकर जो है दूसरे रास्ते को बना लेती है। तो सिल्ट इज़ द प्राइमरी रीज़न। तो यहाँ पर जब ये मुड़ के जो है दूसरे रास्ते से बनाती है तो इसका रास्ता जो होता है वो सर्पीला होता है। आप कहेंगे सर्पीला होने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि ये कोई भी पानी जो है नदी का जो बहता है ना, वो टुवर्ड्स ग्रेविटी बहता है। तो ये मेजर लैंड पर अगर आप देखें, एक बड़े दायरे में देखें, तो ये ग्रेविटी तो ये है, ये वाला ग्रेविटी है, लेकिन बीच में सिल्ट आ गया। तो सिल्ट के डिपॉजिट होने से क्या हुआ, रिवर कुछ देर के लिए तो मुड़ी, लेकिन दोबारा तो उसको ग्रेविटी के पास ही जाना होगा ना, जहाँ से रिवर का फ्लो बन जाए। तो जिसके कारण वो घूमने के बाद दोबारा उसी जगह से आ जाती है। इसके कारण ये वाला जो सर्पीली आकार जो है ना, ये रिवर की मजबूरी भी है। क्यों भाई, क्योंकि ये टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो रिवर तो टुवर्ड्स ग्रेविटी फ्लो कर सकती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको। यानी कि अगर पानी आप गिराएं फर्श पर, तो फर्श पर पानी गिरने के बाद वहाँ जाएगी जहाँ पर वो स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप की टुवर्ड्स तो पहले से ही नदी बह रही है, ऊपर से नीचे तक तो स्लोप ही है इसके पास, लेकिन बीच में सिल्ट जमा होने से रिवर कुछ देर के लिए मुड़ गई, लेकिन उसको दोबारा अपने स्लोप में आने के लिए फिर दोबारा उसको डाइवर्ट होकर आना पड़ता है, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सर्पीली, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मियांडर्स। क्या कहते हैं, इसी को लिख लेते हैं जल्दी से। The primary cause of formation of meander, the primary cause of the formation of meanders is the sediment oblique silt. Taken by the rivers in the young stage.
इन द यंग स्टेज। जब जवान रहती है रिवर्स, यानी कि माउंटेन क्लिप पर रहती है, तो उसके साथ सिल्ट लेके चलती है, लेकिन बाद में उसको कैरी नहीं कर पाती। meanders are also known as S-shaped oblique S valley लैंडफॉर्म, इसको एस वैली लैंडफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से एस का निर्माण करती है। एस क्यों बनाती है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये मेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्पीली। अब हम लिखेंगे इसमें ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक को कहते हैं, जो कैटल होते हैं उनके पैर को हम कहते हैं ना, बॉ कहते हैं ना, और हिंदी में खुर कहते हैं ना, खुर कहते हैं इसमें। तो उस तरह से जो है ना ये निर्माण हो जाता है। ये निर्माण कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम ऑक्सबो के ऊपर आते हैं। ये रिवर चल रहा है और ये ऐसा करके चला गया, इस तरह से हो गया। अब रिवर ने अपना फ्लो लिया, और फ्लो लेने के बाद ये सिल्ट जमा हो गए। जैसे ध्यान से देखेंगे तब होगा क्लियर आपको। सिल्ट जमा हो गया तो इसके कारण आगे नहीं बहकर वो उस तरफ मुड़ गए, लेकिन दोबारा उसको स्लोप में जाना था तो ऐसे हो गया। तो ये बन गया एस शेप, ये सर्पीली आकार की घाटी या नदी। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें कि जो ये सिल्ट जमा हुआ ये तो परमानेंट है नहीं, टेम्प्रोरी है। अब होता क्या है कि टेम्प्रोरी होने के कारण अगर रिवर में बहुत हाई स्पीड फ्लो आ गया, तो हाई स्पीड फ्लो आ गया तो ये सिल्ट, क्योंकि इसका नेचुरल साइकिल तो यहीं से ही जा रहा था शॉर्टेस्ट। जैसे कि धरती पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कौन सा साइज़ लेना चाहेगा, स्पेरिकल, क्योंकि स्पेरिकल का सरफेस एरिया सबसे छोटा होता है। तो अब ये रिवर को जो है शॉर्टेस्ट एरिया तो यही मिल रहा था, लेकिन सिल्ट जमा था। अब किसी कारण से फ्लो हो गया जिसमें आप कह सकते हैं फ्लड भी आ गया हो, तो ये सिल्ट के बैरियर को तोड़कर जो है दोबारा ऐसे करके इसको वे मिल जाता है। तो दोबारा वे मिल गया इसमें, तो रिवर ने अपने ये वाला रूट को बना लिया और इसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जो है कुछ समय बाद ये डिटैच हो गया। तो डिटैच होने के बाद जो है इसमें पानी तो भरा रहा, या कुछ थोड़े से मार्जिन से इसमें पानी जाता रहा, लेकिन ये मेन रूट तो नहीं रहा इसमें। तो ये मेन रूट नहीं रहा, तो ये इस तरह से जो वाटर फॉर्मेशन बॉडी है इसको हम लेक कहते हैं। और ये लेक का फॉर्मेशन गोल ना होकर अगर ये ऑक्सबो है तो हम इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। और इसका निर्माण किसके कारण होता है? इसका निर्माण होता है आपका मेंडर्स के कारण। किसके कारण? मेंडर, जिसको हम सर्पीली घाटी कहते हैं। तो सर्पीली आकार की जो नदियाँ होती है वही आपके ऑक्सबो लेक को बनाती हैं, अदरवाइज़ अपने आप ये रिवर नहीं बन सकती। तो हम लिखेंगे जल्दी से ऑक्सबो लेक। इट इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ meander. It is the advanced stage of meander, and due to this, ऑक्सबो लेक यानी कि कैटल के पैर के आकार का जो है लेक जो है ऑक्सबो लेक इस फॉर्म, और कैटल के जो बॉ है या उसका पैर है उसके आकार का जो है लेक बन जाता है। तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो है मिडिल एज को भी कवर कर चुके हैं। अब हम आ जाएंगे ओल्ड स्टेज रिवर लैंडफॉर्म। ओल्ड स्टेज रिवर लैंडफॉर्म। लिख लिया आप लोग? तो ओल्ड स्टेज रिवर लैंडफॉर्म्स आर मेनली नोन बाय टू डिफरेंट नेम्स। ओल्ड स्टेज रिवर लैंडफॉर्म्स आर मेनली नोन बाय टू डिफरेंट नेम्स। ये प्राइमरी दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इट इज़ नोन बाय टू डिफरेंट नेम्स। तो दो नाम कौन से हैं? सबसे पहले लिखेंगे इसमें, पहला नाम लिखेंगे डेल्टा और दूसरा नाम है एस्चुरी। तो रिवर जब अपने ओल्ड एज में पहुंच जाती है, यानी कि रिवर जब ओशन से मीट करती है तो उसमें वो ख़त्म हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसको ओल्ड एज कहते हैं।
हालांकि रिवर एक नॉन लिविंग है, इसलिए इसका साथ एज, यंग और ओल्ड नहीं कहा जा सकता, तो हम सिर्फ इसके एंड के कारण इसको ओल्ड और न्यू कह रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा ना, इसमें हम यंग कैसे कह सकते हैं, ओल्ड कैसे कह सकते हैं। रिवर कोई लाइफ तो है नहीं इसमें, ज़ाहिर सा बात है, ये तो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो इसके साथ हम यंग ओल्ड कैसे कह सकते हैं। अच्छा, ग्रामर अगर देखा जाए तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, करण सक्सेना जवाब देंगे इसका, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा पहले इसका। अगर मैं कहूँ आपको रिवर, तो रिवर को ओल्ड कहें कि एल्डर कहें? रिवर के साथ अगर मुझे कुछ वर्ड यूज़ करना होगा जिसमें कि सीनियर होने की बात हो, तो मुझे ओल्ड कहना चाहिए कि एल्डर कहना चाहिए, और क्यों? खड़े होकर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताली बजाने वाला क्वेश्चन है इसमें, बताइए। हाँ बताइए, इसमें क्यों कहना चाहिए? हंसने का क्या जरूरत है, आप गलती नहीं करते हैं क्या? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ट्राई तो आपने किया ना इसमें। शशांक सही बता देंगे अभी, जल्दी से बताइए। सर ओल्ड बोलेंगे क्योंकि किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं कि किसी से एल्डर है, 50 एज में बड़ा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। रितेश बताओ, बैठिए बैठिए। हाँ बताइए क्यों? अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? तो बस क्वेश्चन अच्छा है, इतने से ही काम चल जाना चाहिए। बैठिए, मैं बता देता हूँ, ये ग्रामर तक छोड़ दे, इसको छोड़ दे, अभी छोड़ दें, ख़त्म कर दें। अच्छा बता दें। देखिए ऐसा है कि एल्डर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लिविंग ह्यूमन के लिए किया जाएगा, और ओल्डर का प्रयोग ह्यूमन के लिए, लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, तीनों के लिए किया जाएगा। ठीक बात है, अभी इतना ही जानना है, बाकी ग्रामर वाले सेक्शन में डालना है। तो कभी भी नॉन लिविंग का कंपैरिजन हो तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड का कंपैरिजन करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपका दोस्त आपसे बड़ा है, तो आपका दोस्त आपसे बड़ा है को क्या कहना होगा, ओल्डर के एल्डर? नहीं, ओल्डर कहना होगा, क्योंकि दोस्त आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। तो एल्डर का यूज़ किया जाता है लिविंग में ब्लड रिलेशन के लिए। नया घुसा कि नहीं घुसा? तो इसके चैनल्स बने हुए हैं, और ये चैनल जो है एक एक स्टेज में जाएगा। तो शशांक आंसर क्या हो जाएगा अब? ओल्ड हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड जो है लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, जबकि एल्डर किसके लिए? लिविंग, और वो भी ब्लड रिलेशन के लिए। तो बताइए कि रिवर के साथ किसका ब्लड रिलेशन है? अभी ब्लड रिलेशन किसी का नहीं है, इसलिए एल्डर नहीं यूज़ होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा आगे चलें क्या अभी? तो अभी हम डेल्टा और एस्चुरी के ऊपर जा रहे हैं, और डेल्टा एस्चुरी में जल्दी से डेल्टा के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। जल्दी से लिखते हैं डेल्टा, डेल्टा लिखते हैं जल्दी से। इट इज़ द लैंड फॉर्म, इट इज़ द लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म मतलब ज़मीन पर बना हुआ स्ट्रक्चर। इट इज़ द लैंड फॉर्म ऑफ ओल्ड स्टेज रिवर्स। इट इज़ द लैंड फॉर्म ऑफ ओल्ड स्टेज रिवर। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन, डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर meets द ओशन इन ब्रांचेस। जब रिवर जो है ब्रांचेस के साथ ओशन में मिलेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। तो डायग्राम अगर बनाना है तो ऐसा बनाएंगे आप लोग, ऐसा लिखेंगे ओशन, और ऐसे करके ब्रांच बना देंगे और इसको कहेंगे डेल्टा। जल्दी से बनाइए, हाँ बाद में हंस लिएगा। तो दूसरा लैंड फॉर्म है जिसका नाम है एस्चुरी, उसको भी लिख लेंगे जल्दी से। एस्चुरी लिख लेते हैं। एस्चुरी is the old stage river landform. It is the old stage river landform. ये भी पुराना स्टेज है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, estuary is formed when the river meets
when the river meets the ocean without any branches, बिना किसी ब्रांच के अगर वो ओशन में मिलेगा तो वो एस्चुरी होगा। तो इसके साथ हम डायग्राम बना लेते हैं दोबारा। तो इस तरह से ये एस्चुरी बनाता है ना, बिना किसी ब्रांच में गिरे सीधे अगर मिलता है तो एस्चुरी। ये एस्चुरी कब होता है, इसके साथ एक नोट लिख लीजिए, पॉइंट बड़े मज़ेदार है इसमें। एस्चुरी इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर फ्लोज विथ हाई स्पीड। एस्चुरी तभी बनेगा जब रिवर का फ्लो जो है हाई स्पीड में होगा। अगर स्पीड लूज हो जाएगा तो फिर डेल्टा बना लेगा वो, व्हेन रिवर फ्लोज विथ हाई स्पीड। हम लोग रिवर लैंडफॉर्म का अपर पार्ट पढ़ चुके हैं, क्लियर हैं आप लोग? कोई डाउट? अब हम लिखेंगे रिवर लैंडफॉर्म बिलो द लैंड, रिवर लैंडफॉर्म बिलो द लैंड। Below the surface, the landform is known. Below the surface, the landform is known by karst, C-A-R-S-T, karst. स्पेलिंग देख लेंगे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में कास्ट ही कहा जाता है। कास्ट लैंडफॉर्म या कास्ट टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म भी लिखेंगे और टोपोग्राफी भी लिखेंगे। कास्ट लैंडफॉर्म और कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी बनता कैसे है भाई? बनने के लिए जो है हमें पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना होगा। कास्ट टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड, कास्ट मतलब क्या होता है? बिलो लैंडफॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनता है। कास्ट टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड, कास्ट टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड, कास्ट C-A-R-S-T, जिसको हम क्या कहते हैं? बिलो surface landform. Karst topography is formed only when limestone, gypsum or dolomite, limestone, gypsum, dolomite is present on the surface. अगर सरफेस पर ये प्रेजेंट होगा तभी ये लैंडफॉर्म बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। ऐसा नहीं कहीं पर भी पानी गिरा के बोलिए चलो ये भी बन के दिखाओ, नहीं बनेगा। लाइमस्टोन होगा तब बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये लैंडफॉर्म होता है। कभी आपने वेल्डर्स, गैस वेल्डर्स का दुकान देखा है कभी? उसमें देखा होगा आपने, कुछ ऐसा चीज़ होता है जो सफ़ेद सफ़ेद का वो बनाते हैं इसमें, और वो सफ़ेद स्ट्रक्चर जो होगा आपको कुछ ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर में दिखता है इसमें, वो भी एक लैंडफॉर्म मान सकते हैं कि ज़मीन में अगर ये चूना पत्थर होता तो ऐसे ही बन रहा होता। अब हम यहाँ पर ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो देख लिया हमने, लेकिन इसमें प्राइमरी की रोल कौन प्ले करता है? तो नीचे एक नोट लिख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ था। द प्राइमरी कॉज ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट का स्पेलिंग क्या है? C-A-R-S-T। द प्राइमरी कॉज ऑफ कास्ट टोपोग्राफी इज लाइमस्टोन। तो सबसे बड़ा कारण जो होता है लाइमस्टोन का ही होता है। द प्राइमरी कॉज ऑफ कास्ट टोपोग्राफी इज लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन से रिएक्शन कैसे होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सेक्शन को पूरा लिखना है आपको, मैंने इसलिए आपको ये सेशन को बड़ा करके नीचे इसको नोट में लिखिए। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन drops into the ceiling of the cave and the floor over time, the water in the solution evaporates and leave only calcite. नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ दूंगा इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं, नोट में लिखेंगे इसमें, लीव ओनली कैल्साइट। थोड़ा छोटा कर दें, पीछे वालों को मैं बता दे रहा हूँ ना इसमें।
वैन आपको लगाना